नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MBA आदित्य क्लासेस में। आज हम लोग हिंदी की महत्वपूर्ण श्रृंखला लेके आए हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। व्याकरण में पहले हम पढ़ेंगे व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद, फिर व्याकरण का अर्थ, फिर व्याकरण की परिभाषा। उसके बाद क्रमवार एक एक बिंदु पर विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे। तो पहले हम ये जानते हैं कि व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद क्या होता है। तो व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद होता है वी प्लस आ प्लस करण, जिसका अर्थ होता है भली भांति समझना। जिसका अर्थ होता है भली भांति समझना। अब हम इसकी परिभाषा की बात करें। परिभाषा देखिए, व्याकरण जो होता है वह एक प्रकार का नियमों का संग्रह है जिसमें हम किसी भी भाषा के, जिसमें व्याकरण या फिर कह सकते हैं व्याकरण वह ग्रंथ अथवा रचना है जिससे हम किसी भाषा के शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण व शुद्ध प्रयोग करने का ज्ञान प्राप्त होता है। कह सकते हैं व्याकरण वह ग्रंथ अथवा रचना है जिससे हम किसी भाषा के शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण व शुद्ध प्रयोग करने का ज्ञान प्राप्त होता है। अब हम पूरे व्याकरण को पढ़ने की दृष्टि से 3 भागों में बांट देते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विचार, दूसरा पढ़ेंगे शब्द विचार, तीसरा पढ़ेंगे वाक्य विचार। अब पूरे व्याकरण को हमने 3 भागों में बांट दिया। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। तो आइए हम पहले जो है वर्ण विचार पे विस्तृत चर्चा करते हैं। पहला वर्ण विचार। देखिए, वर्ण विचार में हम जो है वर्ण के बारे में प्रत्येक बिंदु पर चर्चा करेंगे कि वर्ण क्या होता है, वर्ण के प्रकार, वर्ण के उच्चारण स्थान, वर्ण के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो पहले ये समझते हैं कि वर्ण क्या होता है। वर्ण क्या होता है तो कहेंगे कि वर्ण एक प्रकार की ध्वनि है। कहेंगे वर्ण एक प्रकार की ध्वनि है। अब बात आती है कि ये ध्वनि क्या है। बात आती है कि ध्वनि क्या है। देखिए, भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसे हम कहते हैं ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कह सकते हैं, मौखिक इकाई ध्वनि होती है। और यही जो ध्वनि होता है,
यही जो ध्वनि होती है, इसी का जो लिखित रूप होता है उसी को हम वर्ड कहते हैं। तो कह सकते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि के मौखिक ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ड कहते हैं। अभी तक हमने क्या जाना? अभी तक जाने कि हम बात कर रहे हैं वर्ड की। वर्ड मतलब क्या होता है कि वर्ड जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। लेकिन कौन सी इकाई? सबसे छोटी इकाई लिखित इकाई होती है। और ध्वनि क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। ध्यान दीजिएगा कि ये जो है प्रायः परीक्षाओं में पूछता है प्रश्न कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है। तो अगर जो है बात आएगी मौखिक इकाई की, तो वहां हम लोग बताएंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। और यदि जो है प्रश्न पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, तो हम वहां पे बताएंगे वर्ड। चलिए, अब हम जो है जान गए। अब हम जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों को बता देते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य। पहला, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? ध्वनि। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है? वर्ड। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ये होता है शब्द। ध्यान दीजिएगा, ये क्यों होता है शब्द? क्यों होता है शब्द? क्योंकि देखिए, अगर हम यहाँ पे वर्ड की बात करें, एक हमारा यहाँ पे वर्ड है अ, दूसरा वर्ड है क। देखिए, अगर हम अ बोलते हैं तो अ का कोई अर्थ नहीं है। ये एक प्रकार की ध्वनि तो है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं। इसी प्रकार क, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि भाषा की सबसे छोटी, माफ कीजिएगा, भाषा की सबसे अर्थ के आधार पे छोटी इकाई क्या होगी। तो देखिए, अर्थ की बात हो रही है तो ऐसा जो है कोई
शब्द होना चाहिए जिसका अर्थ निकले। जैसे अब हम जो है शब्द की बात करें, एक हमने शब्द लिखा क मैं, देखिए इसका अर्थ निकल रहा है कि कम। दूसरा शब्द ले लेते हैं कमल, ये क्या है, सब शब्द है, सब शब्द है। देखिए तो इसका अर्थ निकल रहा है, जबकि अ और क इसमें कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। इसलिए अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, शब्द। ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी तक हमने जो है जाना कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं, और जो ध्वनि होती है वो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है। और यहाँ पे हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में भी जाने जो परीक्षा उपयोगी है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ड, फिर अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द। अब हम आगे जो है चलते हैं। अब हम चौथे महत्वपूर्ण तथ्य पे बात करते हैं, भाव अथवा भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो यहां पे क्या हो जाएगा, वाक्य। ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अभी हम जाने कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ड होती है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द, और उसके बाद भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य होती है। चलिए अब आते हैं हम वर्ड के प्रकार पे। वर्ड के प्रकार पे, वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, वर्ड दो प्रकार के होते हैं, प्रायः सभी लोग जानते भी हैं, स्वर और व्यंजन। चलिए अब हम लोग स्वर पे जो है विस्तृत चर्चा करेंगे कि स्वर क्या होता है, फिर उसके बाद आएंगे कि व्यंजन क्या होता है। पहले देखते हैं स्वर। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड है, बोले जाने वाले वर्ड है, अर्थात स्वर वे ध्वनियां हैं जिनको उच्चारित करने के लिए किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है। अभी हम लोग जाने कि वर्ड क्या होता है, फिर अब हम आ गए हैं कि वर्ड के प्रकार। तो वर्ड के प्रकार में हम जाने कि वर्ड दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि स्वर क्या होते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वर्ड है, अर्थात हम कह सकते हैं कि स्वर वे ध्वनियां हैं जिनको उच्चारित करने के लिए किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता नहीं होती है। अब आते हैं कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो स्वरों की संख्या, तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। ध्यान दीजिएगा कि प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं
कि हिंदी में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो हम बताएंगे कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, 11। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्राय यूपी टेट में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हम लोग क्या बताएंगे, 11। अगर हम 11 कौन कौन से होते हैं उनकी बात करेंगे तो आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 कुल स्वर हो गए। चलिए इसी से अगर हम संस्कृत से जो है कोरिलेट कर दें तो संस्कृत में स्वरों की संख्या कुल 13 हो जाती है। कैसे हो जाती है, यहाँ पे दीर्घ, री और लिरी, ये दो वर्ड जो होते हैं ये संस्कृत में बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से संस्कृत में जो है कुल स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। ध्यान दीजिएगा कि संस्कृत में कुल स्वरों की संख्या 13 है, और उसके बाद हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हिंदी की, तो हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 11। अब हम स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। स्वरों का वर्गीकरण। अब स्वरों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है, जैसे उच्चारण और मात्रा के आधार पर, फिर होठ की स्थिति के आधार पर, फिर तालु के खुलने के आधार पर, फिर नासिका के आधार पर, फिर उसके बाद जो है इस प्रकार से वर्ण को कई प्रकार से विभाजित किया गया है, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे, उच्चारण अथवा मात्रा में लगने वाले समय के आधार पर। तो पहला वर्गीकरण हमारा हो गया मात्रा, उच्चारण अथवा मात्रा में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो पहला हो जाएगा यहाँ पे ह्रस्व स्वर, दूसरा हो जाएगा दीर्घ स्वर, और तीसरा हो जाएगा प्लुत स्वर। चलिए अब आते हैं कि ह्रस्व स्वर क्या होता है। पहला ह्रस्व स्वर क्या होता है, देखिए जिन स्वरों का उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करने में एक मात्रा का समय, एक मात्रा का समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर, मूल स्वर। ये ह्रस्व स्वर को इन नामों से भी जाना जाता है, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर और मूल स्वर। अब अगर बात की जाए कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, तो ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4। कौन कौन से, अ, ई, उ, री।
ध्यान दीजिएगा कि प्राय जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तो वहां पे हम क्या बताएंगे कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4। और ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि मूल स्वर कितने हैं, तो वहां पे भी हम बताएंगे क्या, 4। अगर ये पूछ दिया जाए कि एक मात्रिक स्वर कितने होते हैं, तो भी उत्तर हमारा क्या रहेगा, 4। तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ह्रस्व स्वर के बाद हम दूसरा स्वर पढ़ेंगे, दीर्घ स्वर। जैसे हमने पढ़ा अभी ह्रस्व स्वर में एक मात्रा का समय लगता है, वैसे ही दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है। कह सकते हैं, परिभाषा देनी होगी तो हम कह देंगे कि जिन स्वरों का उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। 2 मात्रा का समय। ठीक, फिर उसके बाद जो है जिन स्वरों को उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगता है उसे हम क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को और किन नामों से जानेंगे, द्विमात्रिक, स्वर, गुरु स्वर और संयुक्त स्वर। ये दीर्घ स्वरों के अन्य नाम हो गए। चलिए अब दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं इनको देख लेते हैं। तो इसमें आ जाएगा आ, ई, उ, री, आप कीजिएगा री नहीं आएगा, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 7। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 7। देखिए आ, ई, उ, ए, ओ, औ, संख्या कितनी हो गई सब, 7। अब आते हैं तीसरे स्वर पे जिनका नाम है प्लूत स्वर। जिन मात्रा को उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगता हो, 3 मात्रा का समय। उदाहरण ऐसे देखेंगे, रा, ओम, ये हमारा हो गया प्लूत स्वर। अब हम आगे आते हैं स्वरों के वर्गीकरण में। दूसरा वर्गीकरण है ओष्ठ आकृति के आधार पे। ओष्ठ आकृति के आधार पर दूसरा हमारा वर्गीकरण हो गया स्वरों का ओष्ठ आकृति के आधार पर। ओष्ठ आकृति के आधार पर भी स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। संख्या कितनी हो जाएगी, 2। पहला हो जाएगा वृत्तमुखी, पहला हो जाएगा वृत्तमुखी स्वर, दूसरा हो जाएगा अवृत्तमुखी स्वर। देखिए इस स्वर के नाम में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है। वृत्तमुखी अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण करने में
मुख का आकार वृत्ताकार हो जाता है उसे हम कहेंगे वृत्तमुखी स्वर। और जिन स्वरों के उच्चारण करने में मुख वृत्ताकार नहीं होता है वो हम अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। तो पहले देखेंगे कि वृत्तमुखी स्वर में कौन कौन से वर्ड आते हैं और अवृत्तमुखी स्वर में कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो वृत्तमुखी वृत्तमुखी में आ जाएगा उ, उ, ओ और औ। और अवृत्तमुखी अ, आ, ई, ई, री, ए, है। अगर संख्या की बात करें तो संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देख रहे हैं 4। वृत्तमुखी स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी 4। अवृत्तमुखी स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी 7। अब तीसरा स्वरों का वर्गीकरण आता है। तीसरा स्वरों का वर्गीकरण आता है जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। जीभ अथवा जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। जीभ अथवा जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला अग्रस्वर, दूसरा मध्य स्वर, तीसरा पश्च स्वर। तो आइए देखते हैं कि अब अग्र स्वर में कौन कौन से वर्ड आएंगे। अग्र स्वर, दूसरा पश्च स्वर, तीसरा पश्च स्वर। देखिए जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो उसमें हमारी जीवा का कौन सा भाग क्रियाशील रहता है। किसमें हमारे जीभ का अग्रभाग क्रियाशील रहेगा, किस स्वर के उच्चारण में हमारी जीभ का मध्य भाग क्रियाशील रहेगा, और किस स्वर के उच्चारण में हमारे जीभ का पश्च भाग क्रियाशील रहेगा। उसके आधार पे हमारा स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। तो उसके आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब यहाँ पे देखिए पहले जो है मध्य स्वर। मध्य स्वर से उच्चारित होने वाला जो वर्ण है अ, उसके बाद देखिए एक याद करने का इसका ट्रिक बता देते हैं। पश्च स्वर देखिए जिसमें ये 3, देखिए तीसरे नंबर पे है ये पश्च स्वर, तीसरे नंबर पे है जिसमें ये 3 बनेगा। जिन स्वर को बनाने में ये 3 बनेगा उसे जो है हम पश्च स्वर में रखेंगे। जैसे देखिए उ, लघु, दीर्घऊ,
ओ, औ और आ। सब में देखिए, ये देखिए तीन की आकृति बन रही है सब में। ये याद करने का ट्रिक है। बाकी जो बचे उसको हम जो है अग्रस्वर में लिख देंगे। लघुई, दीर्घी, ए, ऐ और रे। ये हो गए जीव की क्रियाशीलता के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। अब हम आते हैं तालु की स्थिति के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। चौथा, तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तालु के स्थिति के आधार पे जो स्वर होते हैं, स्वरों को चार भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा सम्मिलित, दूसरा अर्धसम्मिलित, तीसरा विपरीत, चौथा अर्धविपरीत। पहले हम अर्थ समझ लेते हैं। सम्मिलित का अर्थ क्या होता है? सम्मिलित का अर्थ होता है बंद, और विपरीत का क्या अर्थ होता है? खुला। अब देखिए, ये सम्मिलित है, सम्मिलित मतलब बंद, और अर्धसम्मिलित मतलब आधा बंद, और विपरीत मतलब होता है खुला, और अर्ध विपरीत मतलब आधा खुला। अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में तालु बंद रहेगा उसे हम कहेंगे सम्मिलित, और जिसमें खुला रहेगा उसे हम क्या कहेंगे? विपरीत। तो इसमें अब कौन कौन से वर्ड आएंगे? इसमें पहले देखिए विपरीत में आ जाएगा आ, उसके बाद सम्मिलित में ई, ई, ऊ, ऊ, री, और ए, ओ, ऐ और ये हो गया तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों को हमने चार भागों में बांटा: सम्मिलित, अर्धसम्मिलित, विपरीत, अर्धविपरीत। तो सम्मिलित में ई, लघुई, दीर्घी, लघु, दीर्घु, री। अर्धविपरीत में ए, ओ, विपरीत में आ, अर्धविपरीत में ऐ और औ हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। पांचवा हमारा जो वर्गीकरण है, अनुनासिकता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अनुनासिकता के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया है: अनुनासिक स्वर
और दूसरा है निर नासिक स्वर। अब देखिए, अनुनासिकता मतलब होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में नासिका का भाग क्रियाशील होता है उसे हम अनुनासिक स्वर कहते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में नासिका क्रियाशील नहीं होती है उसे हम कहेंगे निरनुनासिक। तो समस्त स्वर जैसे अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, अ। देखिए, जब इन्हीं जो है स्वरों में ये स्वर सभी जो है निरनुनासिक हैं, इन्हीं स्वरों में जब हम चंद बिंदु लगा देंगे तो ये जो है नासिका से बोले जाने उच्चारित करने वाले हो जाएंगे। आ, ई, ई, ऊ, ऊ, ए। इस प्रकार से सभी वर्डों में सभी स्वरों में हो जाएगा। एक बार शुरू से हम आज हम लोग क्या क्या पढ़े इसका दोहरान कर लेते हैं, उसके बाद आज हम यहीं पे इसको समाप्त करेंगे। स्वर आज हम लोग पढ़ चुके हैं, वर्ड में स्वर पूरा हम लोगों का हो गया है। कल जो है अब हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे। चलिए, तो आज हम शुरू से देखेंगे, एक बार दोहरान कर लेते हैं। पहले हमने जाना कि व्याकरण क्या होता है। व्याकरण क्या होता है, तो व्याकरण में हम लोगों ने जाना कि व्याकरण का पहले शाब्दिक विच्छेद क्या होता है, वी प्लस आ प्लस करण, जिसका अर्थ होता है भली भांति समझना। फिर उसके बाद हमने व्याकरण की परिभाषा जानी कि व्याकरण वह ग्रंथ अथवा रचना है जिससे हम किसी भाषा के शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण व शुद्ध प्रयोग करने का ज्ञान प्राप्त होता है। अब पूरे व्याकरण को हम पढ़ने की दृष्टि से तीन भागों में बांटते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। फिर आते हैं कि वर्ण विचार। वर्ण विचार में हम देखें कि वर्ण विचार में हम लोग जानेंगे संपूर्ण वर्ण के बारे में हमने चर्चा किया कि वर्ण क्या होती हैं, वर्ण कैसे कैसे बनते हैं, वर्ण में कौन कौन सी ध्वनियां हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण वर्ण में हमने जाना कि भाषा की सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। और ध्वनि क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। अब आइए हम जो है फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि वर्ण से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है, पहला हमारा है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि भाव अथवा भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य होती है। फिर हमने पढ़ा कि वर्ण के प्रकार, वर्ण दो प्रकार के हो गए, स्वर और व्यंजन। अब स्वर क्या होते हैं, स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण है, अर्थात स्वर वे ध्वनियां हैं जिनको उच्चारित करने के लिए किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है। फिर स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, 11 होती है। अ, आ, लघु ई, दीर्घ ई, लघु दीर्घ उ, री, ए, ओ, औ। फिर हम पढ़े स्वरों का वर्गीकरण।
स्वरों का वर्गीकरण में हम जो है पढ़े कि पहला जो वर्गीकरण हो गया उच्चारण अथवा मात्रा के आधार पे। उच्चारण अथवा मात्रा के आधार पे स्वर तीन प्रकार के हो गए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता हो उन्हें हम कहेंगे ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को अन्य नाम से भी जाना जाता है, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर और मूल स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4, अ, ई, उ, री। फिर उसके बाद ह्रस्व स्वर के बाद आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की हम परिभाषा देंगे कि जिन स्वरों का उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगता है उसे हम कहेंगे दीर्घ स्वर। इनकी संख्या कितनी हो गई? 4। इनकी संख्या कितनी हो गई? 4। इसे हम अन्य नाम से जानते हैं द्विमात्रिक स्वर, गुरु स्वर अथवा संयुक्त स्वर। मान लीजिए प्रश्न आ गया कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, तो हम क्या बताएंगे? 4। आ, ई, उ, ए, उ और औ। प्लुत स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगता है उसे हम कहेंगे प्लुत स्वर, जैसे राम, ओम। फिर हम स्वरों का वर्गीकरण किए ओष्ठ आकृति के आधार पर, अर्थात जब हम किसी स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारा ओठ किस प्रकार का रूप लेता है। तो इसको हम ओठ खुलने के आधार पे हम 2 भागों में बांटे हैं, वृत्तमुखी स्वर और अवृत्तमुखी स्वर। अब इसकी परिभाषा अगर हमें देनी होगी तो हम कहेंगे कि जिन स्वरों का उच्चारण करने में एक मात्रा जिन स्वरों का उच्चारण करने में मुख्य वृत्ताकार हो जाता है उसे हम वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। इसमें लघु, दीर्घ, ओ और औ, इनकी संख्या कितनी होती है? 4। फिर हम आते हैं अवृत्तमुखी स्वर पे। अवृत्तमुखी स्वर अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण करने में मुख्य वृत्ताकार नहीं बनता है उसे हम अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कुल कितनी होती है? 7 होती है। इसमें अ, आ, ई, री, ए। अब फिर जो है तीसरा वर्गीकरण हम लोग किए जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पे स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब अग्र स्वर में देखेंगे कि यहाँ पे जो है कौन कौन से स्वर आते हैं। अग्र स्वर में लघुई, दीर्घई, ए, री। मध्य स्वर में अ और पश्च स्वर में लघु, दीर्घ, ओ, और आ की ध्वनियां आती हैं। फिर चौथा वर्गीकरण हमने किया जो है स्वर का तालु की स्थिति के आधार पे। तो तालु की स्थिति के आधार पे स्वर जो है 4 प्रकार के हो गए, समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विपरीत और अर्धविपरीत। समृद्ध मतलब होता है कि बंद। इसमें कौन कौन से वर्ड आएंगे, स्वर आएंगे? लघु, दीर्घ, ई, लघु, दीर्घ, री। और अर्धसमृद्ध में कौन से स्वर आएंगे? ए, ओ। और विपरीत में आ। अर्धविपरीत में ए और औ। और 5वां और अंतिम प्रकार हमारा स्वरों का हो गया अनुनासिकता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अनुनासिकता के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, अनुनासिक स्वर और निरनुनासिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में नासिका क्रियाशील रहती है उसे हम कहेंगे अनुनासिक स्वर, और जिन स्वरों के उच्चारण में नासिका क्रियाशील नहीं होती है उसे हम कहेंगे निरनुनासिक स्वर। सभी जो स्वर होते हैं वो निरनुनासिक होते हैं। सभी स्वर जो है ये निरनुनासिक है। अगर उसमें चंद्र बिंदु को लगा दिया जाए तो वो स्वर जो है अनुनासिक हो जाएंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक जो है जहाँ तक पढ़ाया गया समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे कल जो है व्यंजन पढ़ेंगे। आप जो है इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे सभी साथियों को यह महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।